तो भाइयों, स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नोवेल एक्सप्लेनेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि शी हाओ को हेवनली हॉर्न्ड एंट ग्रेट वन ने इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर का हाफ वर्जन देता है, जिसके बाद शी हाओ और लिटिल हेवनली एंट केव से बाहर आते हैं, जहां पर सभी ग्रेट फैमिलीज हेवनली ग्रेट एंट को शी हाओ से लेने का प्रेशर बना रहे थे। तभी वहां पे ग्रेट एंसेस्टर और प्रिंसेस याओ युए के फादर वहां जाते हैं, जिसके बाद सभी ग्रेट फैमिलीज की बोलती बंद हो जाती है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है जाके उसे देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे ग्रेट एल्डर कैजुअली बोलता है, वर्दी नेफ्यू काफी लीजरली लग रहे हो, तुम भी यहाँ गए। उक्सू मिंगशुआन स्माइल करते हुए बोलता है, अरे मुझे खुद देखना था क्या सच में कोई इमॉर्टल किंग केव निकली है, ये टेम्पटेशन तो कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। फिर वो टॉपिक चेंज करता है और कैजुअली बोलता है, एक्चुअली मैं यहाँ एक आउटस्टैंडिंग यूथ चूज करने आया हूँ, शायद वो मेरी बेटी का डाउ कंपेनियन बन सके। और बस बूम, पूरा एरिया एक्सप्लोड कर गया। सब लोग शॉक्ड। एम्परर उक्सू अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ डिसाइड करने वाले हैं, मतलब प्रिंसेस ऑफ एन अनडाइंग इंपीरियल कोर्ट, उसका मैरिज प्रपोजल यहाँ लाइव चल रहा है। सबके दिमाग में एक ही थॉट, जो भी इससे शादी करेगा उसके लिए तो लाइफ सेट हो गई, मतलब डिवाइन मेडिसिन, कल्टीवेशन ट्रेजर्स और रॉयल रिसोर्सेज सब फ्री में मिलेंगे। और ये कोई नॉर्मल फैमिली नहीं थी, उक्सू फैमिली एक पुरानी इमॉर्टल लीनिएज थी जिन्होंने प्रीवियस ग्रेट एरा तक सर्वाइव किया था। ग्रेट एल्डर थोड़ा स्माइल करते हुए बोलता है, वर्दी नेफ्यू ये मजाक तो नहीं कर रहे, ये तो आपकी बेटी के पूरे लाइफ का डिसीजन है। उक्सू मिंगशुआन हंसते हुए कहता है, अरे मजाक ही तो कर रहा हूँ, फाइनल डिसीजन तो उसी का होगा, मुझे बस देखना था क्या कोई ट्रूली एक्सेप्शनल यूथ यहाँ है। ये बोलते हुए वो शी हाओ की तरफ डायरेक्टली देखता है। लिटिल गोल्डन एंड तुरंत विस्पर करता है, अरे सुन, ये तुझे अपना सन इन लॉ बनाने वाला है। सब लोग फ्रीज, मतलब उक्सू मिंगशुआन की नजर क्लियरली शी हाओ पर थी। वांग फैमिली के लोग अंदर से कांप गए, उनका गुस्सा और फेयर दोनों एक साथ एक्टिवेट हो गया, क्योंकि उन्हें याद था कुछ साल पहले तक शी हाओ उनके लिए स्लेव था, उसके हेड पे डायमंड बैंड पहनाकर उसे माइन में भेज दिया था, और अब वही बंदा अगर उक्सू फैमिली का दामाद बन गया तो उनका पूरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ये वही शी हाओ था जिसे उन्होंने इंसल्ट किया, जिसे उन्होंने लोली सर्वेंट बोला, और अब अगर वो उक्सू फैमिली का पार्ट बन गया तो दुनिया लिटरली कहेगी वांग फैमिली ने अपनी आंखों के सामने एक इमॉर्टल जीनियस को ठुकरा दिया। तभी वांग फैमिली का एक यंग डिसाइपल बोलता है, एक फेक स्माइल के साथ, हम तो हमेशा उक्सू फैमिली को एडमायर करते आए हैं, वैसे हुआंग पहले हमारे लिए काम करता था, सीम्स लाइक उक्सू फैमिली को उसमें कुछ स्पेशल दिखा। ये बंदा शी हाओ को इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहा था। ऑन द सर्फेस वो उक्सू फैमिली को प्रेज कर रहा था, लेकिन अंदर से वो बोल रहा था, तुम लोग एक सर्वेंट को सन इन लॉ बना रहे हो। शी हाओ का फेस इंस्टेंटली कोल्ड हो जाता है। उसने डायरेक्टली उस लड़के को देखा और एक ही लाइन बोली, मरना जाता है क्या। पूरा क्राउड शॉक्ड। वो लड़का एरोगेंट था, लेकिन अब उसके फेस का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में बोल दिया, हुआंग तू इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है क्या, सोचता है तू सबसे ऊपर है। शी हाओ कामली लेकिन डेडली टोन में बोलता है, तू क्या समझता है अपने आप को। और बस एक सेकंड में वो मूव करता है, बूम, एक पावरफुल पंच सीधा उसके फेस पे जाके लगता है। वॉइड लिटरली टियर हो जाता है और वो वांग फैमिली का जीनियस मुंह से ब्लड निकालते हुए पीछे उड़ जाता है। शी हाओ ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया, उसने 120% पावर से अटैक मारा था, और फिर कोल्ड टोन में बोलता है, तुम क्या एक बंदे की बात करते हो, तुम्हारी वांग फैमिली के 10 जीनियस भी आ जाए मैं सबको वाइप कर दूंगा। पूरा एरिया साइलेंट। ये सेंटेंस लिटरली एक वर्बल स्लैप था वांग फैमिली के मुंह पे। और तब एम्परर उक्सू हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल सही किया, पर चलो इस बेदब को अब मैं हैंडल करता हूं। वो इंस्टेंट डिसअपीयर होता है और नेक्स्ट सेकंड में पा एक थप्पड़ इतना लाउड लगता है कि पूरा एरिया एको करता है। वांग मंगलोंग जो अभी शी हाओ को इंसल्ट कर रहा था, लिटरली हवा में उड़ जाता है। उसके फेस के बोन्स क्रश हो जाते हैं, टीथ गिर जाती हैं और वो फेंट कर जाता है। उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया। और ये एम्परर उक्सू ने कंट्रोल करके मारा था, वरना वो एक फिंगर से उसका एग्जिस्टेंस ही मिटा देता। वांग फैमिली के एल्डर्स चिल्लाते हैं, उक्सू मिंगशुआन तुमने हमारे डिसेंडेंट को सबके सामने थप्पड़ मारा। उक्सू मिंगशुआन कोल्डली बोलता है, तुम्हारा डिसिपल यहाँ बकवास कर रहा था, अगर तुम्हें लगता है ये इंसल्ट है तो बोलो, क्या हम दोनों क्लैंस के बीच एक 10,000 ईयर की वॉर चालू करें। ये सुनकर सब लोग साइलेंट। पहले लग रहा था एम्परर उक्सू ने थोड़ा पेटी एक्ट किया, लेकिन अब सब समझ गए उसने ये सब डिलिबरेटली किया टू सेंड अ मैसेज, हमारे साथ पंगा लोगे तो ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, पूरा वॉर शुरू हो जाएगा। वांग फैमिली का एल्डर बस गुस्से में स्लीव वेव करता है, हाँ करके पीछे हट जाता है। फिर शू मिंगशुआन शी हाओ के पास आकर कहता है, यू आर नॉट बैड, और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। छोटा गोल्डन एंड तुरंत हिस करता हुआ एक साइड फ्लाई कर जाता है। उसे लगता है जैसे एम्परर जानबूझकर उसे थप्पड़ मारने वाले थे। फिर शू मिंगशुआन कहता है, तुम्हारा टेम्पर अभी अभी तो काफी तेज था, अब इतना फ्लैटरिंग क्यों बन गया। शी हाओ हंसी के साथ जवाब देता है, सीनियर मैं तो सच रहा हूं, आपने उस एरोगेंट लड़के को जो स्लैप मारा वो इतना डोमिनेटिंग था कि मैं इंप्रेस हो गया। ये सुनकर आसपास के सब लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन वांग फैमिली के लोगों का गुस्सा अब और भी भड़क जाता है। शी हाओ उन्हें सबके सामने इंसल्ट कर रहा होता है। तभी शू मिंगशुआन उन्हें सीधा बोलते हैं, वांग फैमिली हद मत पार करो, मैंने अभी डिसाइड भी नहीं किया कि मेरी बेटी का डाउ कंपेनियन कौन होगा और तुम लोग ऑलरेडी कमेंट्स कर रहे हो। पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। एम्परर शू ने उन्हें वार्निंग दे दी थी,
फिर उनकी नजर पड़ती है शी हाओ के कंधे पे बैठे छोटे गोल्डन एंट पे। वो कहते हैं तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो जैसे कोई दुश्मनी हो। छोटा एंट तुरंत जवाब देता है तुमने अपनी स्लीव्स पे ये स्टूपिड लिजर्ड क्यों बनाई है? टू ड्रैगन को दिखाने के लिए। अगर कुछ बनाना ही था तो एक ग्रेट गोल्डन एंट बनाना चाहिए था। ये सुनकर सब लोग जोर से हंसने लगते हैं और एम्परर शू भी एक सेकंड के लिए स्पीचलेस हो जाते हैं। अब ग्रेट एल्डर वापस आ चुके होते हैं और उनके सामने सब लोग अपनी जबान बंद कर लेते हैं। जो लोग पहले इमॉर्टल किंग केव के ट्रेजर्स के लिए लड़ रहे थे वो अब सीधे हो जाते हैं। कोई भी इस ओल्ड मॉन्स्टर को नाराज नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद ग्रेट एल्डर कुछ मेहमानों के साथ कॉपर पैलेस के अंदर चले जाते हैं ऑफिशियल मैटर्स डिस्कस करने। बाहर के सब यंग जीनियसेस नीचे के अंडरग्राउंड इमॉर्टल सिटी में घुस जाते हैं अपने अपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए। इसी दौरान ग्रेट एल्डर सीक्रेटली शी हाओ से कॉन्टैक्ट करते हैं। शी हाओ तुम मेरे साथ आओ। शी हाओ पहले से ही वेट कर रहा होता है क्योंकि उसे पता था ग्रेट एल्डर कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। वो दोनों बैक माउंटेन के एक सिक्लूडेड जगह जाते हैं जहां सिर्फ कुछ पुराने बैम्बू और छोटी सी रेजिडेंसेस होती हैं। शी हाओ पूछता है सीनियर आपने उस एंशिएंट केव से क्या निकाल लिया था? वो क्रीचर अभी तक जिंदा था, ये कैसे पॉसिबल है? ग्रेट एल्डर का फेस सीरियस हो जाता है। वो कहते हैं इस बात को कभी किसी से मत कहना, किसी ने नहीं। ये सुनकर शी हाओ भी समझ जाता है कि बात बहुत बड़ी है। तभी ग्रेट एल्डर एक सिंपल नेवी ब्लू रिंग निकालते हैं, बिल्कुल प्लेन, बिना किसी ग्लो के, जैसे किसी रफ पत्थर से बनी हो। शी हाओ कंफ्यूज होकर पूछता है ये क्या है? ग्रेट एल्डर कहते हैं इसे अपनी उंगली में पहन लो, एकदम काम आएगी, और याद रखना उस क्रीचर के बारे में कभी किसी से बात मत करना। शी हाओ समझ जाता है कि मामला उस क्रीचर से जुड़ा है जिसे ग्रेट एल्डर ने केव से निकाला था, कोई इम्पॉसिबली एंशिएंट बीइंग जिसका एग्जिस्टेंस ही एक रहस्य है। फिर शी हाओ कहता है मैं इम्परिशेबल स्क्रिप्चर ढूंढने जा रहा हूं। बाहर के क्रीचर्स किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, मुझे और स्ट्रांग होना पड़ेगा। ग्रेट एल्डर बस इतना कहता है जा, पर बहुत सावधान रहना। शी हाओ और छोटा गोल्डन एंट बाहर निकलते हैं। छोटा एंट एक्साइटेड है, हवा में जंप करता हुआ कहता है फाइनली बाहर का दुनिया। शी हाओ कहता है चलो हम नॉर्थ सी फॉरेस्ट जा रहे हैं। ये वही जगह थी जहां हर बड़ा कल्टीवेटर अपना नाम लिखता था। लैंसियन, पर्पल सन, हेवन मोनार्क और कई सुप्रीम बीइंग्स ने वहां डिवाइन क्लिफ्स पर अपनी सिग्नेचर्स छोड़ी थी। शी हाओ ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशंस का यूज करके नॉर्थ की तरफ बढ़ता जाता है। हर एक टेलीपोर्ट से वो लाखों ली दूर जाता है। 7 दिन तक ये सफर चलता है, तब जाके वो नॉर्थ सी के किनारे पहुंचता है। वहां का सीन ब्रेथ टेकिंग था। हवा में मिस्ट और रोर ऑफ द ग्रेट सी, आसपास एंशिएंट बीस्ट्स और फिरोशियस बर्ड्स। और तब शी हाओ फाइनली समुद्र के किनारे रुकता है और उसके सामने अंडरवर्ल्ड शिप्स दिखते हैं, काले रंग के बोट्स जिन पर लाल लैंटर्न्स लटक रहे होते हैं। ये बोट्स इमॉर्टल एंशिएंट से लेकर अब तक चल रही हैं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। शी हाओ और छोटा एंट एक बोट पे चढ़ते हैं। शी हाओ का दिल एक अजीब फीलिंग देता है, ये शिप पहले भी देखा है। और फिर उसे याद आता है जब वो छोटा था तो उसने पेपर बोट्स देखी थी जो एक मिस्टीरियस वुमन ने फोल्ड की थी, और ये शिप उन्हीं जैसी दिख रही थी। शी हाओ शॉक्ड रह जाता है, क्या वो वुमेन इसी समुद्र में है? उसका हाथ शिप के सरफेस पे लगता है और उसके नीचे से डार्क रेड ब्लड निकलने लगता है। शी हाओ तुरंत खड़ा हो जाता है, पूरा शिप जैसे जिंदा हो गया हो। वो सिर्फ फुसफुसाता है, बोन शिप। ये कोई नॉर्मल अंडरवर्ल्ड शिप नहीं थी, ये तो किसी रूलर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के बोन से बनी हुई लग रही थी। और जब वो ब्लड को देखता है एक ही थॉट उसके दिमाग में घूमता है, क्या वो वुमेन अभी भी यहाँ है? वह जगह काफी अजीब और थोड़ा क्रीपी थी। काली धुंध से भरा हुआ समुंदर जहां कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा था। न हवा की आवाज, न पानी की लहरें, बस एक अंडरवर्ल्ड बोट थी जो अपने आप चल रही थी, बिना किसी साउंड के, बिल्कुल जैसे कोई सी ऑफ डेथ हो। एक डेड साइलेंस जिसमें जरा सा मूवमेंट भी डर पैदा करता था। शी हाओ इस ब्लैक बोन शिप पर खड़ा था, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। उसने देखा कि शिप के वॉल से खून बह रहा था, डार्क रेड ब्लड। ये देख के उसका मन हिल गया, क्योंकि ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। उसे लगा कहीं ये उसके होने की वजह से तो नहीं हो रहा, जैसे शिप ने उसके किसी चीज पर रिएक्ट किया हो। फिर उसके कंधे पर बैठा छोटा गोल्डन एंट बोलता है, ये कैसी स्मेल है? मछली जैसी है पर एक अजीब सी फ्रेग्रेंस भी आ रही है। और तभी वो शिप से कूद पड़ता है। शी हाओ फेस पाम करता है, अरे ये क्या कर रहा है भाई, मैं यहाँ परेशान हूं और ये मस्ती कर रहा है। एंट अपना बड़ा सा कॉपर कॉल्ड्रन निकालता है। हाँ, उसके छोटे से बॉडी के अंदर वो जायंट वेसल स्टोर है, और वो बोलता है चलो इस खून को रिफाइन करके देखते हैं। फिर वो बोलता है ग्रेट स्ट्रेंथ, इमॉर्टल फ्लेम्स, रिफाइन ऑल एविल्स। और बस उसके मुंह से गोल्डन फ्लेम्स निकलती हैं, इतनी पावरफुल कि हवा जलने लगती है और वॉइड तक डिस्टॉर्ट हो जाता है। कॉल्ड्रन रेड हॉट हो जाता है और ट्रांसपेरेंट बन जाता है। अंदर से इमॉर्टल एंशिएंट सिंबल्स ग्लो करते हुए दिखते हैं। तभी अंदर से ब्लैक स्मोक निकलता है, इतना टॉक्सिक कि हवा छिर जाती है, स्पेस क्रैक होने लगता है। दोनों शी हाओ और एंट पीछे हट जाते हैं। एंट बोलता है ये तो लगता है किसी लॉन्ग लाइफ बीइंग का कर्स्ड ब्लड है। शी हाओ भी शॉक हो जाता है, बस थोड़े ड्रॉप्स इतनी पावर ले आए, सोचो पूरा ब्लड कितना टेरिफाइंग होगा। फिर कॉल्ड्रन के अंदर एक सिंगल रेड ब्लड ड्रॉप चमक रहा था, स्टिल अलाइव विद फेंट स्पिरिचुअलिटी। शी हाओ उसमें देखता है तो उसे लगता है जैसे उसके अंदर स्टार्स मूव कर रहे हों, गैलेक्सीज क्रैश कर रही हों,
पुराने युगों के सीन्स फ्लैश हो रहे थे। फिर एक रोड सुनाई देता है, एक गोल्डन स्पीयर कॉस्मोस को टीयर करता हुआ एक क्रीचर के बॉडी को पियर्स करता है। उसका ब्लड आसमान में बिखर जाता है और वो ब्लड ही इतना पावरफुल था कि हजारों स्टार्स ब्लास्ट हो जाते हैं। एंड शॉक में चिल्लाता है, ये तो मेरे फादर जितना पावरफुल लग रहा है। शिहाओ के होश उड़ जाते हैं और सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड डिस्ट्रॉयड एंटायर कॉन्स्टलेशंस। एंट बोलता है, ये ब्लड कितने हजारों सालों पुराना है और अभी भी इतनी एनर्जी कैरी कर रहा है, अनबिलीवेबल। शिहाओ मस्ती में बोलता है, तू क्यों नहीं चख के देखता? एंट गुस्सा, निकल यहां से, मेरे एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ब्लड से बड़ा कोई नहीं है। शिहाओ हंसता है, अच्छा फिर मुझे दिखाना, मैं देखना चाहता हूं। एंट, दूर रह, मुझे ट्रिक मत कर। और बस दोनों के बीच थोड़ा फनी मोमेंट होता है जो इस ईरी इन्वायरमेंट में थोड़ा टेंशन तोड़ देता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है समुद्र और ज्यादा डार्क होता जाता है। 3 दिन बीत जाते हैं और मिस्ट इतनी घनी हो जाती है कि हेवनली आइज भी काम नहीं करते। अब समुद्र के सरफेस पे जायंट बोन्स दिखने लगते हैं, इतने बड़े स्कल्स जैसे किसी ने हेवंस को होल्ड किया हो। शिहाओ के मन में एक डर बैठ जाता है, क्या हम डेथ के रास्ते पे जा रहे हैं? ये बोन्स किसी ऑर्डिनरी क्रीचर के नहीं थे, ये पुराने युग के वर्ल्ड शेकिंग बींग्स के थे। उनके गिरने के बाद ये दुनिया का शेप बदल गया होगा। शिहाओ सोचता है, एक दिन मैं भी इन जैसों की तरह एक पाइल ऑफ बोन्स बन जाऊंगा। जब डार्क एरा आएगा तो क्या कोई हमें याद करेगा? फिर अचानक बोट वायलेंटली शेक होने लगती है और सब कुछ एकदम चेंज हो जाता है। डार्क समुद्र से निकल के एक ब्राइट सैफायर सी सामने आता है, ब्लू स्काई और ग्लोइंग वाटर सरफेस। एंट बोलता है, क्या जगह है ये? शिहाओ समझता है कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्दर्न साई फॉरेस्ट नहीं है, बोट अपने मर्जी से कहीं और ले गई है। और फिर वो एक और ज्यादा शॉकिंग वर्ल्ड में पहुंचते हैं जहां पर सन पानी के ऊपर चिपका हुआ है, एक गोल्डन क्रॉस के अंदर सो रहा है, माउंटेन स्काई में उल्टे लटक रहे हैं, ट्रीज ऊपर से नीचे ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ अपसाइड डाउन था, एक पूरा उल्टा वर्ल्ड। एंड बिविल्डर्ड बोलता है, ये कैसा जगह है भाई? और तभी एक डेफनिंग थंडर क्रैक होता है जैसे आसमान ही टूट गया हो। लाइटनिंग सब तरफ फैल जाती है और उनके सामने एक मैसिव वॉर्टेक्स दिखाई देता है, एक व्हर्लपूल जो समुद्र से आसमान तक जा रहा था, जैसे ओशन आई, पर ये नीचे नहीं ऊपर की तरफ सब कुछ खींच रहा था। शिहाओ शॉक में बोलता है, ये क्या है? एंट चिल्लाता है, ये टाइम का वॉर्टेक्स है, इसमें गिर गए तो हो सकता है पुराने युग में फंस जाएं या सीधा मर जाएं। और बस भाइयों, सीन वहीं फ्रीज हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।